हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा रहे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं 19 नवंबर 2023 करंट अफेयर के ओनली 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जिसके ऊपर हम आज पूरी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो आपको पूरी वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और चैनल पर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तो जरूर पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे भाई बंधुओं, आप लोगों का अभी एसएससी दिल्ली पुलिस के जो कि एग्जाम चल रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप हमारे जो वीडियो को पर डे वॉच करिए। इससे कि आपका क्या हो सकता है, आपका पेपर जो कि 8-15 दिन पीछे हो या फिर एक महीने बाद हो सकता है आपके उनमें से ये हमारे प्रश्न उनमें से आएंगे हालांकि में, लेकिन आपको पूरी वीडियो हमारी वॉच करना पड़ेगी। ठीक, तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, अभी हमने 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसका देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है मनाने का और इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है साथियों, तो साथियों, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस इसकी स्थापना 18 नवंबर 1945 को महात्मा गांधी ऑल इंडिया नेचर क्लोर फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष बने और सभी वर्गों के लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे और आप लोग का अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत कर देंगे। ठीक है साथियों, और अपनी फिर कॉपी में इन प्रश्नों को नोट जरूर करते चलिए। चलिए फटाफट दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा है। तो साथियों, अभी हमारा क्योंकि अपने जो कि यूएसए है ना, जो अभी यूनिकॉर्न रैंकिंग में सीट्स पर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम ये क्या यूएसए में साथियों अभी कितने यूनिकॉर्न हैं, तो अभी हमारे 668 यूनिकॉर्न कहाँ पर है, यूएसए में 668। ठीक है साथियों, और इसके बाद हमारे चीन में कितने हैं साथियों, तो चीन में हमारे 172 यूनिकॉर्न है और अपने देश भारत में ओनली 72 यूनिकॉर्न है। ठीक है साथियों, तो ये आपको याद रखना है साथियों। चलिए अब इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब या इससे अधिक होती है। सरल शब्दों में समझें तो यदि कोई प्राइवेट कंपनी जिसका बाजार मूल्य $1 अरब को पार कर जाता है तो वह कंपनी यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हो जाती है। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हैं ऐसे जो यूनिकॉर्न को उन्हें पता नहीं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसे मेटा इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो साथियों, मेटा इंडिया अध्यक्ष नियुक्त किए हैं हमारे अभी क्योंकि संध्या देवदानंद। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, संध्या देवनाथन मेटा जो कि मेटा इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है साथियों। चलिए अब इसकी विस्तार में बात कर लेते हैं। तो मेटा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है और इसे अमेजोन, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ यूएस सूचना प्रौद्योगिकी में वृहत टेक कंपनियों में से एक माना जाता है। कंपनी अपने राजस्व का एक अधिकांश भाग विपणन और विज्ञापन प्लेसमेंट की बिक्री से उत्पन्न करती है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में एसबीआई किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। तो साथियों, अभी हमारी एसबीआई बैंक है वो अभी हमारी जो कि सिंगापुर और अमेरिका दोनों में योनो ग्लोबल लॉन्च करेगी। ठीक है साथियों, योनो सुविधा आप जानते हो नेट बैंकिंग है ना साथियों, तो कहाँ करेगी, सिंगापुर और अमेरिका दोनों में। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों,
ये आपको याद रखना है। चलिए अब एसबीआई की अगर इसमें बात आई तो इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो एसबीआई की हमारी जो कि स्थापना कब हुई थी साथियों, सन 1955 में। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है कब हुई थी, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अभी, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष कौन है साथियों, दिनेश कुमार खारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो साथियों इसकी शुरुआत सितंबर 2019 में ब्रिटेन से की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में अपनी बैंकिंग ऐप, मोबाइल ऐप योनो ग्लोबल पेश करेगा, जो उसके ग्राहकों को डिजिटल प्रेषण तथा अन्य सेवाएं प्रदान करेंगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में किसे क्रेविज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो साथियों अभी हमारे हेली साइनेट को क्रेविज डिक्शनरी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा हुआ कि क्रेविज डिक्शनरी है क्या, ये क्या है, वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, तो इसकी हम डिटेल में बात करेंगे साथियों। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की दुनिया में इसके नए उपयोग को प्रतिबिंबित करने के लिए इसके अर्थ को अध्ययन करने के बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 के लिए हेलिसिनेट को वर्ष का अपना शब्द नामित किया है। ठीक है साथियों, समझ गए ना आप। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में एएस बायट का निधन हुआ है, वे कौन थी। तो साथियों हमारी एएस बायट वो हमारी थी उपन्यासकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, कौन थी हमारी उपन्यासकार थी, कौन, एएस बायट, ये आपको याद रखना है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। साथियों ये हमारी उपन्यासकार एएस बायट थी, वो कहाँ की है, ब्रिटेन की उपन्यासकार थी। चलिए सातवें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा। तो साथियों हमारे विराट कोहली जी का जयपुर के वैक्स म्यूजियम में क्योंकि भारतीय क्रिकेटर्स का वैक्स स्टैचू लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। किसका लगेगा जयपुर के वैक्स म्यूजियम में, तो विराट कोहली जी का, ये इतना आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है। तो साथियों अभी अपना देश भारत जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बना है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा था हमारा, जो कि चीन था। ठीक है साथियों, तो जापान को पीछे कर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात स्टील उत्पादक देश बन गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा नवा प्रश्न। हाल ही में किस सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो साथियों अभी हमारे जो कि शूलपाणी सिंह जी को सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डॉक्टरेट मानद क्या है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे साथियों। तो साथियों मानद उपाधि वह सम्मान होता है जो किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य करने पर किसी भी संस्थान, सेना या कंपनी द्वारा उसे बिना किसी शोध पत्र लिखे या सेना में बिना काम किए मानद पद देने, संस्थान द्वारा बिना परीक्षा पास किए कोई डिग्री दे देना जैसे उपलब्धियां मानद उपाधि कहलाती हैं। कवित्सल की उपाधि किस राजा को दी जाती है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा रद्द किया गया है। तो साथियों अभी हरियाणा में जो कि निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा रद्द किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। अब ये रद्द क्यों किया गया है इसको हम डिटेल में बात करेंगे साथियों। तो प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय युवाओं को
75% आरक्षण देने के कानून को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब इस फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। सरकार ने यह कानून 2020 में राज्य में लागू किया था, जिसे हाईकोर्ट ने अब रद्द किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो साथियों, पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक हमारी आयोजित की गई IIT गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, गांधीनगर कहाँ है? हमारे गुजरात। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है साथियों। तो ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद AIESE की प्रथम बैठक कल IIT गांधीनगर में आयोजित होगी कल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे जो कि 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो साथियों, भारतीय सेना ने चौथा पनडुब्बी विमान लॉन्च किया है, उसका नाम हमारा क्या है? अमिनी। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न को साथियों आप IMP लगा लो। ठीक है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? अमेनी। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। इससे पहले इसके हम डिटेल में कुछ बात करेंगे। अमेनी तो स्वदेशी जहाज निर्माण पहल के माध्यम से नौसेना की ताकत को बढ़ाते हुए पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलों वाटरक्राफ्ट परियोजनाओं के चौथे पोत अमेनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कहाँ किया गया है? अमेनी को कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब देखते हैं 13वें प्रश्न को। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो साथियों, हमारे नीरज चोपड़ा को भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके विस्तार में बात करते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने इस साल की शुरुआत में बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर पहले भारतीय होने का इतिहास रचा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे 14वें प्रश्न को। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में AIFF-FIEA अकादमी कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो साथियों, अभी हमारी जो कि भुवनेश्वर में AIFF-FIEA अकादमी लॉन्च की जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं? तो साथियों, अभी हमारे अपना देश भारत और जापान क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर हमारा साथियों तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होगी। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट में कमेंट जरूर करना है। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।